उस 256 में केंद्र सरकार प्रदेश सरकार को आदेश दे सकती है कि ये आपको करना है, क्योंकि संविधान में अनिवार्य है। और यदि स्टेट गवर्नमेंट या प्रदेश इसको मानेगी नहीं, तो फिर 356 लागू करके उस सरकार को बर्खास्त की जा सकती है। यह भी एक पावर किसी और कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। आर्टिकल 247 में केंद्र सरकार और पार्लियामेंट को अधिकार है कि जो प्रदेश में मैजिस्ट्रेट है उससे सीनियर मैजिस्ट्रेट अपॉइंट किया जा सकता है, जो प्रदेश की मैजिस्ट्रेट को उस मैजिस्ट्रेट से आदेश लेनी पड़ेगी। कोर्ट्स भी हम स्थापित कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे पहले कहना चाहता हूं कि किसी को डर नहीं होनी चाहिए कि और भी अनेक प्रांत बने तो ये देश के लिए डर हो सकता है, देश के लिए एक खतरा हो सकता है। ये मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं कि केंद्र के पास इतनी सरकार शक्ति है। अब जब ये हमारी स्वाधीनता आंदोलन चल रही थी, तब उस समय ये सोचा गया था कि जब भविष्य में भारत स्वाधीन होगी तो प्रांत कैसे बने जाएंगे। तो उस समय ये सोचा गया कि भाषा पर लिंग्विस्टिक स्टेट्स, लेकिन धीरे धीरे ये लगने लगा कि कई ऐसे भाषाएं हैं जिसमें हम एक ही प्रांत बनाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे हिंदी है, हिंदी में हरियाणा में हिंदी बोलते हैं, हिमाचल में हिंदी बोलते हैं। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, तो इतने इन सारों को एक प्रांत बनाएंगे तो इतनी बड़ी हो जाएगी कि इसको कुशल प्रशासन देना मुश्किल है। तो इसीलिए इन प्रांतों को फिर अलग अलग किया गया और उत्तर प्रदेश अलग बनी, हरियाणा अलग बनी, और इस प्रकार से अनेक प्रांत बने एक ही भाषा के होने के बाद। फिलहाल अभी आंध्र की विभाजन हुई, उस विभाजन में भी भाषा तो एक ही था, लेकिन उनका ये बहुत बड़ा हो गया, इसीलिए इसकी विभाजन होना ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जो आंध्र तेलंगाना के लोग हैं वो कहते, उन्होंने कहा कि हमारी इतिहास एक अलग से इतिहास है और इसीलिए तेलंगाना बननी चाहिए, यद्यपि हमारी भाषा अंग्रेजी भाषा, तेलुगु भाषा। पांडिचेरी और तमिलनाडु में दोनों में तमिल बोली जाती है, परंतु अलग है। पांडिचेरी छोटा सा है और तमिलनाडु बड़ा उतना बड़ा नहीं है कि पांडिचेरी उसकी हिस्सा नहीं हो सकती। लेकिन पांडिचेरी के लोगों ने कहा कि हमारी जो संस्कृति है उसमें एक अलग से डेवलपमेंट हुई है। हमारे लोग यानी फ्रेंच के कॉलोनियल इसमें से निकले हुए हैं, हम बराबर हैं, हम तो इसीलिए हम तमिलनाडु की हिस्सा नहीं बने। और यद्यपि भाषा एक ही है, संस्कृति एक ही है, इतिहास एक ही है, परंतु अलग प्रांत है। तो इस प्रकार से बाद में और भी प्रांत बनाए गए। उत्तराखंड बनी, छत्तीसगढ़ बनी, झारखंड बनी। ये सब अलग से क्यों किया गया? तो अब धीरे धीरे ये नया कल्पना आने लग गई कि बड़ा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ के लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन विकास करना है तो भी स्टेट्स छोटे होने चाहिए। पंजाब का विभाजन हुआ, 3 प्रांत बने, पंजाब अलग से, हरियाणा, हिमाचल। हिमाचल और हरियाणा की जो विकास हुई है वो पंजाब की हिस्सा रहते हुए नहीं हुआ और अलग होने के बाद बहुत तेजी से हुआ। तो ये एक दिखा।
उत्तराखंड में आप जैसे वो पहाड़ी इलाका है, कोई डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद ये पिछले 7-8 साल में इतनी विकास हुई है कि लोग कहते हैं कि पहले क्यों नहीं बना। इसीलिए मैं कहता हूं गोरखालैंड भी अलग से बनेगी तो फिर आप स्विट्जरलैंड के बराबर हो जाएंगे। हाँ, बैंक अकाउंट मत खोलिए यहां। तो ये सुंदर जगह है, इसके लिए देश भर से दुनिया भर से लोग आएंगे और उसकी व्यवस्था अच्छी होगी और उसके पहुंचने के लिए आसान होगा, तो आप अपने पांव पर खड़े हो जाएंगे बहुत तेजी से। तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि हमारे देश में आज 35 प्रांत हैं, मुझे लगता है कि कम से कम 50 हो जाना चाहिए और उसके कारण हमारे देश में विकास अच्छा होगा। ये आज भी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री को सब डिस्ट्रिक्ट जाना मुश्किल है और इसीलिए पूर्वांचल की भी बात शुरू हो गई, बुंदेलखंड की भी बात शुरू हो गई। अब छोटा स्टेट होने से क्या हो जाएगा, वो पाकिस्तान तो नहीं जाने वाले हैं, सब इंडिया में ही रहने वाले हैं। और कोई इधर उधर करेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है उसको अपने काबू में रखने के लिए। इसीलिए कोई डर नहीं है, कोई बात ही नहीं है कि गोरखालैंड अलग से बनेगी तो इसमें फिर नेपाल से कुछ हो जाएगा रिश्ता, फिर वहां से हो जाएगा, भूटान से हो जाएगा। ये सारी चीजें ऐसे ही कारण दी जाते हैं, इसमें कोई आधार नहीं है। आज सिर्फ एक ही बात है, गोरखालैंड प्रदेश कब, ये एक ही सवाल है और कोई सवाल नहीं है। गोरखालैंड क्यों की सवाल नहीं है, गोरखालैंड कब, ये है सवाल। और उसके लिए अब कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। आप लोगों में निराशा नहीं होनी चाहिए कि अभी तक नहीं हुआ, ये धोखा हुआ, वो धोखा हुआ, ऐसा रास्ता ढूंढा, वो तो होता ही है। कोई चीज आसानी से मिल जाएगी तो वो उतना अच्छा नहीं होता है, थोड़ा कष्ट उठानी होता। तो इसीलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि गोरखालैंड बनेगी वो तो गोवा से भी बड़ा होगा। गोवा इतनी शक्तिशाली आज है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो पहले चीफ मिनिस्टर थे गोवा के, तो इस प्रकार से देखने से मैं कहूंगा कि बनेगी। मैं तो ये कल परसों की बात नहीं करूंगा, ये डेट देना जरूरी नहीं, पता नहीं कब सडनली आ जाती है। 1944 में सब निराश हो गए थे कि हमारे देश आजाद कभी नहीं होगी, क्योंकि 1945 में अंग्रेज जीत गए, हिटलर जर्मनी को हरा दिया, जापान को हरा दिया वर्ल्ड वॉर 2 में, और लगा कि चर्चिल तो अब दुनिया के महान नेता बन गए, वो तो कभी देंगे नहीं हमें आजादी। तो 1945 में तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि हमें स्वतंत्र मिलने वाली है। फिर क्या हुआ, चुनाव हुआ, उसमें चर्चिल हार गए और क्लेमेंट एटली बन गए प्रधानमंत्री। एक बात ये हुई, और क्लेमेंट एटली ने खुद कहा कि हम तो नहीं जाने वाले थे हिंदुस्तान छोड़ने के लिए, परंतु एक ही बात हमारे दिमाग में थी कि हिंदुस्तान की जो मिलिट्री है वो हमारी हुक्म पर चलेगी कि नहीं चलेगी। और हम लोगों को जब ये सुभाष चंद्र बोस के आईएनए लोग आए और नेवी में रिवोल्ट हुआ और आदमी बोलने लगे कि हमें तो आजादी चाहिए, तब हमें लगा कि अब तो यहाँ रहना मुश्किल है, दोस्तों बोरी बांध करके जाना चाहिए, परंतु ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो हमारे पीछा नहीं करेगा। तो महात्मा गांधी थे, उनको दिया, कहा कि नमस्ते हमें जाने दीजिए, और इसीलिए हम छोड़कर गए। सुभाष बोस के कारण डरे और फिर निकले। महात्मा गांधी थे, इसीलिए हमारे देश में उनको पावर ट्रांसफर कर सके। तो आज मैं ये कहूंगा कि जो उत्तराखंड में हमने किया था वो यहाँ गोरखालैंड में आपको शुरू कर देना चाहिए। पहले मुझे आश्चर्य है कि आपके टेरिटोरियल एरिया में
हाईएस्ट पुलिस ऑफिसर सिर्फ एसपी है। पहले मांगे कि एडिशनल डीजीपी होना चाहिए और उसको कई शेष बंगाल के से आदेश देने की उसको आवश्यकता नहीं होगी, वो खुद यहाँ ऑटोनोमसली पुलिस की व्यवस्था कर सकते हैं। और उत्तराखंड में हमने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मांगी थी, तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी आ गया और इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में भी एक सहायता आ गई, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होगा तो वो जो कलकत्ता में बैठा हुआ चीफ सेक्रेटरी है उसको भी वो थोड़ा डंडा दे सकता है। आज आप जूनियर ऑफिसर यहाँ हैं तो वो वहां चीफ सेक्रेटरी उसको हुक्म देगा और उसको अपने प्रमोशन के लिए अपने काम के लिए उसको सुनना पड़ेगा। तो इसीलिए आपके पास मैंने देखा है आर्टिकल सेक्शन 60 है आपके जो स्टैट्यूट है जिसने बंगाल की असेंबली ने पास की, उसमें उसके अनुसार आप ये मांग कर सकते हैं कि पावर्स ऑफ द चीफ सेक्रेटरी shall be shared between the additional chief secretary and the chief secretary. So एक प्रकार से आपकी ऑटोनॉमी शुरू हो जाएगी। फिर आपको मैं समझता हूं कि एक बेंच मांगनी चाहिए हाई कोर्ट के लिए। पहले से जलपाईगुड़ी के लिए बेंच अलाउड है और वहां कुछ बना नहीं है क्योंकि वहां कोई व्यवस्था नहीं है, तो उसको यहाँ दार्जिलिंग में हाई कोर्ट का एक इंडिपेंडेंट बेंच बनने के लिए आपको कहना चाहिए और वहां से जैसे उत्तराखंड में शुरू किया वैसे ही यहाँ भी शुरू हो जाए ताकि आपको कलकत्ता जाने की जरूरत नहीं होगी हाई कोर्ट के लिए, यही आपके पास हाई कोर्ट है। मैंने ये सोचा कि जब तक आपकी प्रदेश नहीं बने तब तक कई ऐसी चीजें हैं जो आपकी जनता के लिए मेरी सुविधा मिलनी चाहिए। मैं कल रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु से बात की थी और कहा कि मैंने देखा ये टॉय ट्रेन, उसका तो बड़ा डिटेरियोरेशन हुआ है, उसके लिए उसको नवीन करना है, उसको अच्छा करना है ताकि लोगों को उसमें जाने में मजा आएगा। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा आपने बोल दिया, क्योंकि कल ही आए थे यूनेस्को के लोग हमारे पास कि हेरिटेज रेलवे जो इंडिया में है उसके लिए हम जितना पैसा चाहिए देने के लिए तैयार हैं, तो मैं कल से ही इस पर काम करूंगा। मैंने कहा नहीं, आप कल से बाबू को नहीं देना है, आप खुद इस पर इंटरेस्ट लेकर के करना चाहिए। तो उन्होंने मजाक में कहा तब जब तुम मेरे पीछे पड़े हो तो मुझे रास्ता आंसर अब तो कोई है ही नहीं। तो इसीलिए इसको फिर मुझे बड़ा शौक हुआ कि 6 साल से आपका नेशनल हाईवे 55 रिपेयर में पड़ा हुआ है, वहां कोई बारिश के कारण ये नष्ट हुआ था, अभी तक ठीक नहीं हुआ। तो मैं आपको कहूंगा कि निश्चित तौर पर नितिन गडकरी जैसे डायनामिक मिनिस्टर उसको हम कहेंगे और इस नेशनल हाईवे 55 को सुधारने की शीघ्र सुधारने के लिए करेंगे। मुझे पता है कि आपके प्रदेश जो बनने वाली है उसमें इन्फिल्ट्रेशन जोर से चल रही है। ये समस्या बंगाल में भी है, ये समस्या आसाम में भी है, इसका कोई हमें रास्ता ढूंढना है। वो आते हैं यहाँ किस कारण से हम नहीं जानते, पर तो लोग कहते हैं कि नौकरी वहां नहीं मिलती इसलिए आते हैं। लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग बने किस आधार पर? पहले तो सिर्फ इंडिया था, उसका 2 टुकड़ा किया था, एक को इंडिया का और दूसरा को पाकिस्तान का। अब ये टुकड़ा करने के लिए जो लीगल बेसिस थी वो था हाउस ऑफ कॉमन्स, जो ब्रिटिश का पार्लियामेंट है, वहां प्रस्ताव आई थी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, यानी भारत छोड़ने के लिए उनको एक कानून बनाना पड़ा
और उस कानून का नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। उसमें बहस में ये कहा गया था कि हम तो भारत छोड़ने के लिए हम लोगों ने फैसला कर दिया, यानी पार्लियामेंट में जो प्राइम मिनिस्टर का स्पीच था, और लेकिन हम ऐसे ही नहीं छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि वहां कई बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय है जो हिंदुओं के साथ रहने नहीं चाहते। तो वो अलग से एक मुस्लिम के लिए एक प्रदेश, एक देश बनाने के लिए वो मांग कर रहे हैं, उसका नेतृत्व जिन्ना कर रहा है। इसीलिए हम इनको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, और पाकिस्तान बनाने के लिए ये पार्लियामेंट को अनुमति देनी चाहिए, और वो सारे मुसलमान जो हिंदुओं के साथ रहने नहीं चाहते और उनको हमें एक अलग से देश देना है। तो इस आधार पर पाकिस्तान बनी। फिर पाकिस्तान दो टुकड़ा हुई, थोड़े दिन में 4 टुकड़ा भी होने वाली है, बट अभी 2 टुकड़ा हुई है। और क्योंकि वहां बलूचिस्तान और सिंध ये सब अलग जाने के रास्ते में तैयारी कर रहे हैं, हम भी मदद कर देंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो बांग्लादेश बनी, तो वो पाकिस्तान के आधार पर तो पहले बनी ईस्ट पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश बन गई। अब वहां के लोग सब हिंदुस्तान में आ गए, 1/3 हिस्सा पॉपुलेशन हमारी हिंदुस्तान में आ गए हैं, कोई आसाम में, कोई बंगाल में, कोई आपके इस एरिया में। तो फिर इसके माने पार्टीशन क्यों किया आपने? किया उन मुसलमानों के लिए जो हिंदुओं के साथ नहीं रहने चाहते। पार्टीशन होने के बाद वो मुसलमान हिंदुओं के साथ रहने के लिए आ गए। तो ये कैसा हो सकता है? तो हमें बांग्लादेश को कहना चाहिए कि या आप अपने लोगों को वापस ले जाइए, वरना आप 1/3 हिस्सा जमीन हमें वापस कर दीजिए, जो हिंदुस्तान का जमीन है, जो हमने मुसलमान के लिए। और यदि सिलेट से खुन्ना तक एक लाइन खींचोगे तो जो ऊपर का एरिया है उसमें 1/3 बनता है। तो हो सकता है कि गोरखालैंड थोड़ा बड़ा भी हो जाए, छोटा नहीं। तो मैं समझता हूं कि ये हम टॉलरेट नहीं कर सकते। हम तो आज आपकी शुरुआत में जो कार्यक्रम में आपने सरस्वती के प्रति एक वंदना गीत गाई, उसको सुनकर और जो शुरू में वेद के मंत्र सुनकर मुझे तो बड़ी प्रशंसा हुई कि आखिर में कुछ भी हो, लेकिन गोरखा के लोग तो विराट हिंदू हैं, और वो हिंदुओं को रक्षा करने के लिए कभी भी खड़े हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि आप तो हमारी संस्कृति को और एक अच्छी आयाम दोगे, और इसीलिए हमें कोई ये पृथकवाद की जो लोग डराने की कोशिश करते हैं उसको हम मानते नहीं। तो क्या करना चाहिए? अब सवाल है कि क्योंकि पार्टी जो बंगाल में है वो दिल्ली का पार्टी नहीं है, हम बीजेपी हैं। आपके जो जनमुक्ति मोर्चा भी है गोरखालैंड के, ये भी हमारी सहयोगी है, और वो आज का सहयोगी नहीं है, 2007 से। और आपने 2 बार लोकसभा सीट को त्याग कर दिया बीजेपी के लिए, यानी आप खुद जीत सकते हैं, और हमारे लोग बाहर से आए उनको भी जिताकर भेज दिया हमने। तो इतना त्यागी हैं आप। तो हम लोग बीजेपी के लोग ऐसे लोग नहीं है कि आपसे फायदा उठाएंगे और फिर आपको भूलने वाले हैं। हम तो आपकी जो दिल की बात है, जो जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि आपकी जो सपना है उसको हम पूरा करने के लिए हमारी पूरी इच्छा है। अब कदम किस प्रकार से उठानी है वो है बाकी। उसमें मैं समझता हूं कि क्योंकि यहाँ की जो रूलिंग पार्टी है वो भिन्न है, और यदि साधारण कॉन्स्टिट्यूशनली अनिवार्य नहीं है कि
असेंबली का रेजोल्यूशन होना चाहिए, लेकिन हो जाए तो अच्छा है, हो जाए तो अच्छा है। और मैं तो समझता हूँ कि इसको एक इसकी बातचीत हमें शुरू कर देना चाहिए। ममता बनर्जी से कहना चाहिए बस अब एक एक कदम हम आगे बढ़ते आए हैं, अब आखिरी मंजिल तो साफ दिखाई पड़ती है। और बंगाल के लिए तो कोई ना बंगाल के लिए ना हिंदुस्तान के लिए कोई नेगेटिव डेवलपमेंट होगी कि यदि एक अलग से प्रदेश बनेगी। इतने प्रदेश बने हैं, किसी के बारे ये नहीं कह सकते कि फेल हुए, सबके बारे ये कह सकते हैं कि उनका विकास पहले से बहुत तेजी से हुआ है। और इसीलिए गोरखा लोगों को अपने पांव पर खड़े होने के लिए हम मौका देंगे तो गोरखा तो बहुत कुछ करके दिखा देगा। आपने हमारे जो स्वाधीनता आंदोलन में आप खड़े हुए, अब तो हर युद्ध में साथ दिया आपने, और आपकी जो लड़ने की जो साहस है वो तो इतनी दुनिया भर में लोग जानते हैं कि अंग्रेज लोग तो उनके आर्मी में भी आपको लाने के लिए प्रयास करते हैं। तो मैं समझता हूं कि आप तो हमारे एक प्रकार से शस्त्र हैं, एक हथियार है जो हम दुश्मनों को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। तो इसीलिए आज मैं 5 कदम बढ़ाना चाहता हूं आपको, और धीरे धीरे इस आपके प्रदेश की जो लक्ष्य है उसके और अग्रसर होंगे। पहला है कि ये जो आपकी डिमांड है इसको हमें पूर्ण समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये 100 साल से भी पुराना है। 1907 में आपने पहले इसको उठाया था, ये कोई नई बात आपने नहीं सोचा है। दूसरा है कि इससे आपकी डेवलपमेंट बढ़ेगी और सेंटर से इसमें सीधा मदद करने के लिए हम लोगों को मौका मिलेगी। और इसीलिए इसके लिए एक सेंटर को एक पैकेज बनानी चाहिए जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए, और उसके लिए जो अलग प्रदेश बनाने के लिए तैयारी उससे कर सके। तीसरा है कि जब अधिकांश बंगाल एक प्लेन एरिया है और ये एक पहाड़ी एरिया है, इसीलिए लॉजिस्टिक्स की दृष्टि से इसका अलग प्रांत होने की आवश्यकता की दृष्टि से जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है उस पर अभी जोर देने की आवश्यकता है। और मैं ये समझता हूं कि आगे इसके लिए पार्लियामेंट में आवाज उठाने के लिए हम लोगों से बात करेंगे। धीरे धीरे इसको ये फ्रंट लाइन में लाने के लिए कोशिश करेंगे। मैं बधाई देता हूं कि गोरखालैंड जनमुक्ति मोर्चा को बधाई देता हूं कि आपने फैसला किया कि डेमोक्रेटिक और पीसफुल मेथड से ही आप अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। वही है वो रास्ता इसीलिए है क्योंकि आप हमारे एक अंग हैं। आप हमसे अलग जाने के लिए नहीं बोल रहे, आप कोई पराई नहीं है, आप कोई विदेशी नहीं है। और मैं तो कहता हूं मॉडर्न साइंस के अनुसार, हमारे डीएनए के अनुसार हम दोनों एक ही डीएनए के हैं, यद्यपि थोड़ा दिखने में फर्क हो सकता है। ये तो साइंस में अनेक जर्नल्स ऑफ जेनेटिक्स में ये सिद्ध हो गया है। तो जब आप हमारे ही हैं और हमें अब आपको ये एक ख्वाहिश है, एक मांग है कि हम अपने एक धरती पर हम इसको डेवलप करें और भारत को एक सुंदर करें, एक गुलदस्ता में एक और गुलाब की फूल चमके, उस दृष्टि से आप गोरखालैंड चाहते हैं। तो मैं ये आने के लिए मैं यहाँ आया हूँ ये कहने के लिए कि अब जैसे मैंने तेलंगाना के लिए और उत्तराखंड के लिए मैंने योगदान दिया, वैसे गोरखालैंड के होने तक आपके साथ रहूंगा। धन्यवाद।